बच्चों क्लास 9th में आज हम लोग आगे के क्रम में गुणसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। गुणसूत्र क्या है, कैसे बनता है, तो कोशिका विभाजन में बहुत सी प्रावस्थाएं होती हैं। प्रोफेस, इंटरफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस तमाम। तो उसके इंटरफेज अवस्था में न्यूक्लियर क्रोमेटिन, केंद्रक का क्रोमेटिन थ्रेड, जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो टूट टूट करके छोटे व मोटे होने लगते हैं और छड़ जैसी छड़नुमा संरचना बनाने लगते हैं। इस संरचना को गुणसूत्र, क्रोमोसोम कहते हैं, जो 1875 ईस्वी में स्टार्न्सबर्गर के द्वारा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय देखा गया। जबकि 1889 में वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम, पहली बार उसका नाम गुणसूत्र रखा। इस तरह से बच्चों खोज का श्रेय स्टार्न्सबर्गर को और नाम देने का, नामकरण का श्रेय वाल्डेयर को जाता है। अब गुणसूत्र होते क्या हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं, तो मालूम है। प्रत्येक जीवधारी की कोशिका में केंद्रक के अंदर सूत्रवत संरचनाएं होते हैं। इसमें गुण निहित होते हैं। इस पर छोटी छोटी संरचनाएं, मोती के माले जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको जीन, जो आनुवंशिक कारक, आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। तो प्रत्येक जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन एक ही जात के सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है। बच्चों, पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ का है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में 30 से 40 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि एस्केरिस क्वाड्रेटिस, जो हमारे आंत में पाया जाता है, पेट का केचुआ, उसमें 24 गुणसूत्र और आदमी में 46 गुणसूत्र होते हैं। प्याज में 16, गोभी में 18, कपास में 52, मटर में 14 गुणसूत्र। अब ये गुणसूत्र दो रूपों में होते हैं, अगुणित और द्विगुणित। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्रत्येक जीव में जनन के लिए जब युग्मक जनन की क्रिया होती है बच्चों, तो उस समय गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसको अगुणित गुणसूत्र, हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो 46 गुणसूत्र में जो है 23 जोड़े बनते हैं और 23 जोड़े में 22 जोड़े जो है समजात होते हैं और एक जोड़ा, एक पेयर असमजात होता है। तो गुणसूत्र को दो रूपों में देखा जाता है, लिंगी और अलिंगी गुणसूत्र। ऐसे गुणसूत्र जो जीव के शरीर के समस्त अंगों का निर्माण करते हैं लेकिन जनन अंगों का निर्माण नहीं करते हैं, उनको अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं, या सोमैटोसोम या ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। जबकि ऐसे गुणसूत्र जो जनन अंगों के निर्माण में भाग लेते हैं, उन्हें लिंगी गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इस तरह से अगुणित और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या और प्रत्येक जातियों में गुणसूत्रों की संख्या जो है अलग अलग होती है। अब गुणसूत्र की कार्य, बच्चों, गुणसूत्र के कार्य से पहले आप इसकी संरचना पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। गुणसूत्र में देख रहे हैं कि ये सबसे बाहरी एक कला मेम्ब्रेनस संरचना है जो घेरे हुए है उसको पेरिकल आउटर मोस्ट कवरिंग। इसके अंदर ये थ्रेड देख रहे हैं, इसमें घुंडीदार संरचना है, इसको क्रोमोनिमेटा, और ये ब्लॉकेज जहां बने हुए हैं इसको क्रोमोमियर्स के नाम से जानते हैं। एक थ्रेड दूसरे पार्ट में जब प्रवेश करता है तो उसको प्राथमिक संकीर्ण, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और इसमें गोल घुंडीदार संरचना जो न्यूक्लियस है, इसी को सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर एक लिक्विड द्रव भरा हुआ है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। उसी तरह से दूसरी संरचना आगे की तरफ बढ़ती है।
इसको द्वितीयक संकीर्ण सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के नाम से, और नीचे का जो हेड वाला पोर्शन होता है सैटेलाइट या सेट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में आगे के क्रम में गुणसूत्र के कार्य फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। पहला है आनुवंशिक पदार्थ का वाहक है। आनुवंशिक पदार्थ बच्चों बताया गया है कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लिकम आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। अधिकांश जीवधारियों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होते हैं और कुछ रेट्रोवायरस, रिबोवायरस, रेबीज वायरस इत्यादि में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होते हैं। डीएनए द्विसूत्री होता है, आरएनए एक सूत्री होता है। तो आनुवंशिक पदार्थ का वाहक गुणसूत्र है। इस पर जो लक्षण इसमें पाए जाते हैं, कोशा विभाजन के समय पैतृक कोशा से पुत्री कोशाओं में पहुंचते हैं। यदि बच्चों एक सेल है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस केंद्रक है, इसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए है। यदि कोश का विभाजन के समय इस तरह से विभाजन हो कि केंद्रक का कुछ हिस्सा जो है अन्य भागों में न जाए, तो पुत्री कोशा नहीं बनेगी। अर्थात कोशा विभाजन के समय ये आवश्यक है कि केंद्रक का कुछ न कुछ हिस्सा उस विभाजित कोशा में पहुंचे, ताकि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पहुंचे, ताकि उस पैतृक कोशा जैसे पुत्री कोशा का निर्माण हो सके। क्योंकि वही पैतृक लक्षणों को गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या पैतृक कोशा से पुत्री कोशा में स्थानांतरित करते हैं। इस तरह से आनुवंशिक पदार्थ का वाहक है। ये ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल का कार्य करता है। दूसरा, कोशिका का संतुलित विभाजन। कोशा विभाजन अभी बताया गया। यदि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र विभाजित कोशा में पहुंच रहा है, तो डॉटर सेल पूर्ण रूपेण जो है निर्मित होती है और पैतृक कोशा के समान होती है। यदि गुणसूत्र का हिस्सा विभाजित कोशा में नहीं पहुंचता है, तो पुत्री कोशा का निर्माण नहीं होता है। इस तरह से कोशिका का संतुलित विभाजन में गुणसूत्र कार्य करता है। कंट्रोल एंड फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ये आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए की रेप्लिकेशन क्रियाविधि को नियंत्रित भी करता है। सभी लोग जानते हैं कि आरएनए क्या है, ये प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करता है। तो जो गुणसूत्र के अंदर न्यू बॉडी फॉर्मेशन होती है, नए जो है कोशा निर्माण होता है, उसमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है और प्रोटीन का निर्माण यही आरएनए करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन के रूप में, ट्रांसलेशन के रूप में जो है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। तो बच्चों, गुणसूत्र प्रत्येक जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो कोशा विभाजन के समय विभाजित होकर के जो है गुणों को आगे तक ले जाता है, अर्थात जनन क्रिया को बनाए रखने में मदद करता है। तो इसको अच्छे से देख लेंगे। ये डिटेल्स है, फिलहाल आगे की कक्षाओं में इसको आप डिटेल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।